हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई संचार पे। आज अपने शब्द शक्ति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो अपने अध्ययन करेंगे। ये जो शब्द शक्ति का टॉपिक है, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भले ही सेकंड ग्रेड देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, कॉलेज लेक्चरर देख लो, नेट का एग्ज़ाम देख लो या फिर राजस्थान में सेट का एग्ज़ाम देख लो। जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम में शब्द शक्ति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बड़े डीप पूछे जाते हैं। शब्द शक्ति के लिए बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे कि सर कुछ भी हो जाए, शब्द शक्ति के प्रश्न गलत ना होने चाहिए। शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें अगर कोई नया उदाहरण आ जाता है, तो प्रश्न गलत ही हो जाता है लगभग तो। आज जो अपने लगभग कोशिश करेंगे, तो प्रश्न है सारे सोल्व इसमें हो जाएँगे। ऐसे अपने इसकी पूरी डेफिनेशन, पूरी इसकी डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे कि कैसे शब्द शक्ति पढ़ी जाती है। जो शब्द शक्ति की मूल कंसेप्ट है, उन मूल कंसेप्ट से अपने अध्ययन करेंगे कि कैसे शब्द शक्ति पढ़ी जाती है। शब्द शक्ति पे कहाँ कमांड करनी है। अपना टारगेट ये है कि काव्य अगर में कोई भी उदाहरण पूछा जाता है, तो शब्द शक्ति से संबंधित अगर कोई उदाहरण पूछा जाता है, तो वो अपने ऑप्शन वाइज अपने को सही हो जाना चाहिए। मेन मकसद ये है कि अपना प्रश्न सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। वहां तक अपने इसकी क्या है कि डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां तक अपने इसका पूरा विश्लेषण है पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो शब्द शक्ति है, इसकी परिभाषा है, पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन सामान्य तौर पर इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ के व्यापार को प्रकट करने वाले शब्दों को शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखो, ये परिभाषा है, ये सामान्य सी परिभाषा है, लेकिन यहां से प्रश्न क्या है कि सामान्य वाला प्रश्न है। यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लेकिन शब्द शक्ति सामान्य तौर पर याद कर लो। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, तो शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द है, शब्द की ताकत क्या है? वो सामान्य ताकत है, वो लक्षण वाली ताकत है, या फिर वो व्यंजना वाली ताकत है? कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरा अर्थ निकलता है व्यंजना शब्द शक्ति में। ऐसे मैं आपको ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा आज। अब देखा जाए शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, तो शब्द शक्ति का अर्थ है व्यापार, शक्ति, और शक्ति का दूसरा अर्थ है वृत्ति। शब्द शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अभी बात की है अभिधा, लक्षण और व्यंजना। उसी तरह शब्द शक्ति में जो शब्द होते हैं, वो शब्द तीन प्रकार के होते हैं काव्य में। तो शब्द शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? यहां से प्रश्न सीधा सीधा बनता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न है वो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से शुरू हो जाता है। तो पहला तो होता है वाच्यार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ, तीसरा होता है व्यंग्यार्थ। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, याद कर लो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा शब्द नहीं होता, कोई और नया शब्द दे दे और पूछा जाए कौन सा शब्द नहीं होता, तो जो तीसरा शब्द, चौथा शब्द कोई और दिया हुआ होगा, वो वाला नहीं होगा। ये तीन शब्द होंगे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इनके अन्य जो नाम है, वो नाम भी प्रकट करवा, जो नाम है वो नाम भी आपको याद करवा देंगे। जो वाच्यार्थ होता है, वो वाचक को प्रकट करता है, सीधा सा अर्थ प्रकट करता है, वो वाला वाच्यार्थ होता है। जो लक्षण को प्रकट करे, वो लक्ष्यार्थ होता है, और जो व्यंग्य को प्रकट करे, वो व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्य को प्रकट करता है व्यंग्यार्थ होता है, लक्षण को प्रकट करता है लक्ष्यार्थ होता है, और जो वाचक को प्रकट करता है, सीधा सा जो अर्थ आता है, वो अर्थ कौन सा होता है, तो वो वाच्यार्थ होता है। तो तीन शब्द होते हैं, तीन प्रकार के शब्द होते हैं शब्द शक्ति के अनुसार। कौन कौन से होते हैं? तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तीन प्रकार के शब्द होते हैं शब्द शक्ति में। शब्द शक्ति के क्या अर्थ होते हैं? तो व्यापार भी बोला जाता है इसको शक्ति भी बोला जाता है, इसको वृत्ति भी बोला जाता है। ठीक है ना? यहां तक प्रश्न सही होंगे। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जो भी मैं ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो जो ये हिंदी विद संदीप सुडा नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा। हिंदी विद संदीप सुडा नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर ये सारे कंटेंट है। वो कंटेंट, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है? तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। ये सर्च कर लो, हिंदी विद संदीप सुडा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे ये सारे वीडियो कंटेंट, सॉरी, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ सारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो अपने आगे बढ़ते हैं। तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब जो इन्हीं शब्दों में अर्थ निहित होता है, अतः उसे भी समझना आवश्यक होता है। ये अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? जिस प्रकार वाच्यार्थ है, जिस प्रकार लक्ष्यार्थ है, जिस प्रकार व्यंग्यार्थ है, जिस प्रकार वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है और व्यंग्यार्थ है, ये जो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, इन तीन प्रकार के शब्दों को समझना भी आवश्यक है। तो अर्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो वाच्यार्थ है, तो शब्द का लोक प्रचलित अर्थ होता है, वो वाच्यार्थ होता है, जिसको अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। यहां से इंपॉर्टेंट और बनता है,
इसको बोला जाता है वाच्यार्थ, को विद्यार्थ बोला जाएगा, इसको मुख्यार्थ भी बोला जाएगा और इसको संकेतार्थ भी बोला जाएगा। ये रट लेना अच्छे ढंग से। वाच्यार्थ का दूसरा नाम क्या है? अभिधेयार्थ। अभिधेय प्लस में अर्थ से मिलकर विधेयार्थ बनता है, मुख्य प्लस में अर्थ से मिलकर मुख्यार्थ बनता है, संकेत प्लस में अर्थ से मिलकर संकेतार्थ बनता है। तो इनके चार नाम है। वाच्यार्थ का कौन सा अर्थ नहीं है ऐसे पूछा जा सकता है तो तीन ये आ जाएंगे, चौथा कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो वाच्यार्थ को विद्यार्थ भी कहा जाता है, मुख्यार्थ कहा जाता है, इसको संकेतार्थ कहा जाता है। जैसे सूरज उग गया। अब ये जो सूरज उग गया है ना, इसमें कोई भी सामान्य वाली बात अगर देखें तो कोई विशेष वाली बात देखा जाए तो सिर्फ यही है कि इसमें सूरज उग गया, सूर्य का उदय हो रहा है। देखो यहां सूर्य के उदय होने से ही अर्थ लिया जा रहा है बस। तो ये संकेतार्थ इसमें क्या है, इसमें अभिधेयार्थ क्या है, इसमें मुख्यार्थ क्या है, तो तीनों चारों शब्द है वो एक ही है। यहाँ सूर्य के उदय होने से संबंध में विशेष अर्थ लिया जा रहा है। जैसे सूर्य उदय हो गया, इसमें कौन सा अर्थ आ रहा है, तो सामान्य सी बात है, सूर्य उदय हो गया। या सूरज उग गया, तो सूरज उग गया से तात्पर्य क्या है, सूर्य के उदय होने से। तो इसमें मुख्य अर्थ क्या आ रहा है कि सूरज उग रहा है, पहला तो वाच्यार्थ है। अगर दूसरा देखें तो लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या होता है कि लक्षक द्वारा आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। अर्थात जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता, जो वाच्यार्थ है ना वो तो काम आते ही नहीं है, तब उसे संबंध रखने वाला दूसरा अर्थ लिया जाता है। ये जो दूसरा अर्थ लिया जाता है ना, तब यहां लक्ष्यार्थ होता है। अगर मुख्य अर्थ आए तब वो तो मुख्यार्थ हो जाएगा, वाच्यार्थ हो जाएगा, संकेतार्थ हो जाएगा, अभिधेयार्थ हो जाएगा। और जब वो वाला अर्थ नहीं आता तब कौन सा होता है, तो लक्ष्यार्थ होता है। जैसे राधा मृगनयनी है, ये राधा मृगनयनी है। अब मृगनयनी से तात्पर्य इसमें लक्षण दिया गया है, हरिण की आंखों जैसी। ठीक है, हरिण की आंखें हैं वैसी आंखें राधा की आंखें हैं। तो ये राधा मृगनयनी शब्द है, इसमें क्या आएगा कि यहां मृग का केवल हरिण वाला अर्थ अभिसनीय है, वरन हरिण के नेत्रों के समान सुंदर होने से लिया गया। अतः मृग और नेत्र में या नयन में सुंदर लक्ष्यार्थ है। मृग और नयन अर्थात राधा के नेत्र और हरिण की मतलब राधा की हरिण की आंखें नहीं है, हरिण के आंखों के समान आंखें हैं। तो ये वाला कौन सा अर्थ है, तो ये तो लक्षण लिया गया है, और वहां सूरज उग गया वो वाच्यार्थ आ गया। यहां कौन सा आ रहा है, तो यहां लक्ष्यार्थ आ रहा है, याद रख लेना। ठीक है ना, जब वाच्यार्थ काम में नहीं लिया जाता, राधा खाना खा रही है ये तो साधारण सी बात है, लेकिन राधा मृग निर्णय है, तो यहां क्या आ जाएगा, तो यहां लक्षण आ रहा है। ये वाला लक्षण प्रकट हो रहा है भाई। हाँ जी, अब देखते हैं तीसरे वाला जो अर्थ, जो अभी मैंने बताया था ना, तीसरा अर्थ कौन सा होता है, वो होता है व्यंग्यार्थ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यंजक शब्द के द्वारा अर्थ प्रकट अन्य व्यंजित भाव, अन्य अर्थ या फिर व्यंजित भाव है ना, अन्य अर्थ अर्थात लक्षण भी प्रकट नहीं हो रहा है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ भी प्रकट नहीं हो रहा है, तब क्या आएगा, तो तब आएगा व्यंग्यार्थ। इसे ध्वनि भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसे ध्वनि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे ध्वनि भी कहते हैं। जैसे एक पुजारी है, वो प्रतिदिन संध्या को पूजा करता है, तो लोग आरती गाने लगते हैं, इसलिए पुजारी ने कहा कि संध्या हो गई। अब जब पेपर में यह आ जाए ना, पुजारी ने कहा संध्या हो गई, अब इसके हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालेगा। जो लोग है वो पूजा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसान है वो घर आने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो गांव के लोग हैं वो खाना बनाने के लिए, अपने पशुओं को अंदर बांधने के लिए, अब गर्म पानी करने के लिए, ठंडा पानी करने के लिए, या फिर खाना तैयार हो गया तो अपने प्रियजनों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति सब तैयार हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इससे पहला अर्थ लिया जाएगा, कौन सा अर्थ लिया जाएगा, कि सूर्यार्थ तो हो गया, संध्या हो गई मतलब है सूर्यास्त हो गया। दूसरा अर्थ लिया जाएगा कि पूजा का समय हो गया, ये अर्थ आ रहा है ना। दूसरा अर्थ क्या आ गया, तो पूजा का समय हो गया। और तीसरा अर्थ लिया जाएगा कि खेतों से लोगों के घर आने का समय हो गया है। हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालेगा, 3 अर्थ निकलेंगे, 4 अर्थ निकलेंगे, कितने भी अर्थ निकल सकते हैं। वो कौन सी होती है, वो व्यंग्यार्थ होती है। दूसरा अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ होती है। कोई अर्थ नहीं निकलता, सामान्य सी बात है, वो कौन सा अर्थ होता है, वो मुख्यार्थ होता है। इसको विद्यार्थ भी बोला जाता है, संकेतार्थ भी बोला जाता है, वाच्यार्थ भी बोला जाता है। व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम याद कर लेना, व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम क्या है, तो ध्वनि है भाई। क्या नाम है, तो ध्वनि है। ठीक है, अपने बढ़ते हैं आगे। अब अपने पढ़ते हैं शब्द शक्ति। शक्ति का अर्थ क्या है, वृत्ति, व्यापार या फिर शक्ति। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के 2 नाम और कौन कौन से होते हैं, 3 नाम, तो संकेतार्थ होता है, मुख्यार्थ होता है, अभिधेयार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है,
दूसरा शब्द जो होता है, तीसरा व्यंग्यार्थ जिसको ध्वनि काव्य भी बोला जाता है। कौन सा काव्य बोला जाता है? जिसको ध्वनि काव्य भी बोला जाता है। अब अपने शब्द शक्ति पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया कितने प्रकार की होती है, लेकिन किस्मत अच्छी हो तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दबाजी में ऐसे सरल प्रश्न गलत मत कर देना। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, जिसमें अपने पहला पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें किसी शब्द के मुख्य अर्थ का, वाक्यार्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतार्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का, अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अर्थात सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है भाई। कौन सी होती है ये अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति कौन सी होती है? सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति वो कौन सी होती है? वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। याद हो जाएगा ना, अभिधा शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो सामान्य अर्थ का बोध कराने वाला। अब देखो, हरि रामायण पढ़ रहा है, हरि रामायण पढ़ रहा है, इसमें देखो कोई प्रकार की इसमें है क्या? कोई विशेष बात है क्या? सामान्य सी बात है। मोहन एक नटखट लड़का है। अब इसको ये मत सोच लेना कि इसमें लक्षण प्रकट किया गया है। लक्षण मतलब कोई अन्य अर्थ आ रहा है। अब ऐसे आ जाए ना कि मोहन बंदर जैसा नटखट है, या फिर मोहन बंदरों की हरकत करता है, मतलब वो जो लक्षण वाला प्रकट हो जाए ना तब होता है। इसमें तो सामान्य अर्थ प्रकट हो रहा है कि मोहन है वो नटखट लड़का है। जैसे गाय दूध देती है, जैसे गाय दूध देती है। अब गाय दूध देती है ना, तो ये सामान्य सी बात है कि गाय दूध देती है। जैसे राम ने रावण का वध किया, सामान्य सी बात है। हरि ने नारद को हरि का रूप दिया। याद रख लेना, यमक अलंकार जहां कहीं भी हो, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तब वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। नोट कर लेना भाई, जहां यमक अलंकार होता है वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि कई बार अलंकार अपने को आते हैं लेकिन शब्द शक्ति वाला उदाहरण समझ में नहीं आता, तो फिर वहां अपने ट्रिक के हिसाब से, जैसे श्लेष अलंकार के ज्यादातर उदाहरण होते हैं वो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। वैसे ये है कि जहां यमक अलंकार होता है वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो वहां वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, क्लियर? अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सामान्य सी बात है, अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण जितने भी आएंगे वो सारे सरल से उदाहरण पूछे जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही सरल पूछे जाएंगे भाई। अपना दूसरा वाला पढ़ते हैं। यहां से शब्द शक्ति के प्रश्न डीप पूछे जाने शुरू हो जाते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा आने पर, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण या क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ लिया जाता है, सीधा अर्थ न लेके अन्य अर्थ लिया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात किसी रूढ़ि के आधार पर, एक तो होता है रूढ़ि के आधार पर या फिर कोई कारण के आधार पर। दो प्रकार की लक्षणा शब्द शक्ति होती है, एक तो रूढ़ि लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। दो प्रकार की लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर भेद पूछे जाते हैं। तो रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लिया जाए, वहां वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है भाई। वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, रूढ़ि लक्षणा और दूसरी कौन सी होती है? प्रयोजनवती लक्षणा। फिर इसके अंदर और भेद होते हैं, फिर उसके अंदर भेद हो जाते हैं, फिर उसके अंदर भेद हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर और भेद आते हैं। ऐसे इनके भेद अंदर डीप वाइज पूछे जाते हैं। लेकिन याद रख लो, जहां सीधा सा अर्थ न लिख के अन्य अर्थ लिया जाए वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां रूढ़ि या प्रयोजनवती लक्षणा होती है। हाँ जी, लक्षणा शब्द शक्ति के लिए तीन बातें आवश्यक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां रट लेना, अच्छे ढंग से याद कर लेना, इनको समझ लेना अच्छे ढंग से भी क्या कंसेप्ट है। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए तीन आवश्यक बातें हैं। पहली तो है कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े। शब्द के मुख्य अर्थ में क्या पड़े? तो बाधा पड़े। शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाए, अन्य अर्थ लिया जाए। और तीसरी है कि उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो, या कोई विशेष अर्थ हो, या तो विशेष कोई कारण हो, या फिर कोई विशेष अर्थ होना चाहिए, तब वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मेरा नौकर तो गाय है, वहां अगर आया था ना मोहन तो नटखट लड़का है, वो नहीं, मेरा नौकर तो
गाय है। अब गाय से मतलब है कि सीधा साधा है, सीधा साधा सा है, तो सीधा साधा सा लक्षण लिया जा रहा है ना। जैसे लाला जी पंजाब के शेर थे, अब शेर मतलब क्या कि खुंखार थे। जैसे वह तो गधा है, अब गधे का तात्पर्य क्या रहा है, मूर्ख है। तो यहां अन्य लक्षण लिया जा रहा है, इसके कारण शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। यहां सीधा सीधा आप ऐसे सोच रहे हो ना कि गुरुजी बताने लग रहे हैं सीधा सीधा, एक उदाहरण आज जब मैं सही कर देंगा, ऐसा उदाहरण को नहीं आवे तो थाने एंट्री कराइए लक्षणा शब्द शक्ति में। अभी तो के अंदर और ज्यादा जड़ा और ज्यादा शाखा फंटेगी, अभी तो बेशाखा ही महत्वपूर्ण हुआ है। अब ये तीन बातें महत्वपूर्ण याद कर लियो कि लक्षणा के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, अन्य अर्थ लिया जाए, और इसके साथ साथ क्या हो कि लक्षण को ग्रहण करने का कोई विशेष कारण हो या फिर कोई विशेष प्रयोजन हो। अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, यहाँ भेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखो मैं इनके भेद ऐसे थोड़े काट देता हूं। ये देखो यहां से ये वाले भेद पूछे जाते हैं, इसका भले ही आप रजिस्टर में नोट करके और इसको दोबारा भी पढ़ सकते हो। पहली तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होता है, पहली तो है रूढ़ि लक्षणा, दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। अब जो ये रूढ़ि लक्षणा है, इसको तो यही समाप्त कर देते हैं। ये जो प्रयोजनवती लक्षणा है, इसके दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्ध शुद्ध लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। अब गौणी लक्षणा के दो होते हैं, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसना गौणी लक्षणा, ठीक है। और इधर उपादान, ये जो शुद्ध लक्षणा है, इसके दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर उपादान लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक तो सारोपा उपादान लक्षणा, एक साध्यवसना उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, सारोपा लक्षण लक्षणा और साध्यवसना लक्षण लक्षणा। ये लक्षण लक्षणा के दो भेद होते हैं। आपको कहां तक याद करना है, रूढ़ि लक्षणा यही छोड़ दिया। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा। गौणी के दो भेद कौन से होते हैं, सारोपा और साध्यवसना। शुद्ध लक्षणा के दो भेद उपादान और लक्षण लक्षणा। फिर यहां से दो भेद पड़ जाते हैं, सारोपा साध्यवसना, सारोपा साध्यवसना। तो ऐसे याद कर लो भी, गौणी लक्षणा, गौणी लक्षणा के दो भेद कौन कौन से, सारोपा और साध्यवसना। शुद्ध लक्षणा के दो भेद कौन से, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। प्रयोजनवती के दो भेद गौणी शुद्धा, फिर शुद्धा के दो भेद कौन से, उपादान और लक्षण लक्षणा। फिर इनके भेद सेम के सेम चलते हैं, ऐसे चलता है। ये वाले भेद है, ये वाले भेद है, और ये वाले भेद है, सेम के सेम चल रहा है। सारोपा साध्यवसना, सारोपा साध्यवसना, सारोपा साध्यवसना लक्षणा, ठीक है। लेकिन पहला भेद प्रयोजनवती लक्षणा का कौन सा है, गौणी, दूसरा शुद्धा। शुद्धा के दो कौन कौन से, उपादान और लक्षण लक्षणा। फिर उपादान और लक्षण लक्षणा के कौन कौन से भेद है, सारोपा और साध्यवसना, दोनों हो जाएंगे। तो ये इसके उपभेद आते हैं। अब अपने बात करते हैं, शब्द शक्ति के दो उपभेद पढ़े हैं। पहला कौन सा पढ़ा है, रूढ़ा लक्षणा। दूसरा कौन सा पढ़ा है, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा के कोई और भेद अंदर पढ़े नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा के अंदर भेद पढ़े हैं। तो इनको अंदर भेद भी एक दो अंदर भेद कई बार रेयर चांस में अंदर डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वहां से भी अपने कवर कर लेते हैं। पहला है रूढ़ि लक्षण। रूढ़ि लक्षणा में क्या होता है, इसमें शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण, ये याद कर लेना बस, रूढ़ि या फिर परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। लक्ष्यार्थ का क्या कराता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है। बोध या क्या कराता है, तो ज्ञान कराता है। जैसे हिंदी के सभी मुहावरे, देखो कितनी महत्वपूर्ण यहाँ ट्रिक याद आ गई कि हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे कौन सी शब्द शक्ति है, वो रूढ़ा लक्षणा है। आलियो रूढ़ा लक्षणा का याद करने की जरूरत ही कौन है। लक्षणा शब्द शक्ति का दो भेद कौन कौन सा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा याद करने की जरूरत ही कौन है, हिंदी का सारा मुहावरा है वे सारा का सारा क्या है, रूढ़ा लक्षणा है। याद होगी, जैसे वह हवा से बातें करता है। अब हवा में बातें करे थनवेरु ये क्यों है, हवा में बातें करे मतलब वो गप सरकावे नहीं थी। अब गप सरकावे तो कौन सी शब्द शक्ति है, तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये मुहावरे हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो रूढ़ा लक्षणा और दूसरा कौन सा होता है, तो प्रयोजनवती लक्षणा होता है। रूढ़ा लक्षणा के कोई अंदर भेद नहीं होता, हिंदी के समस्त मुहावरे होते हैं, वो कौन सा शब्द शक्ति होती है, वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सारे उदाहरण आपको याद आ जाएंगे। बाजार में लाठियां चल गई, लाठियां चलना मतलब लड़ाई होना। लाल पगड़ी आ रही है मतलब पंजाब पुलिस आ रही है। मनुष्य के जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, पर्वत पार करना मतलब बाधा ही पार करना।
पर्वत पहाड़ के नीर बहाने सोखे, मतलब पर्वत को चीर करके अगर कोई पानी बहा देता है ना वो सोखे, लेकिन जो आंखों से पानी बहता है ना वो पानी सबसे खतरनाक होता है। ये वाला पर्वत पार करने पड़ते हैं। पर्वत पार करने का मतलब क्या होता है? तो पर्वत पार करने का मतलब मुसीबतें पार करना। अब देखो दूसरी जो शब्द शक्ति है ना वो महत्वपूर्ण है। पहली तो अपने ऐसे ही याद हो गई। कैसे याद हो गई भी? कि जो मुहावरे हैं जितने भी वो सारे के सारे कौन सी है? तो वो रूढ़ लक्षणा है। अब 2 नंबर पे आती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब होता है कारण, कोई न कोई कारण है इनका। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। कैसे कराता है? जैसे उसका आश्रय गंगा में है या उसका घर गंगा में है। अब गंगा में घर क्या? उसका गंगा में घर तो या तो डॉल्फिनांगो है, मछलियांगो है, जलीय जीवांगो घर है, आदमियों को घर किया उसके गंगा में। तो गंगा में घर नहीं है बल्कि गंगा के किनारे घर है। यहाँ गंगा में होने से तात्पर्य क्या है? गंगा के किनारे घर है। तो यहाँ शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? कोई विशेष प्रयोजन है, मतलब गंगा के किनारे लोग घर बनाते हैं, लेकिन अपने क्या कहते हैं उनका घर कहाँ है? तो गंगा में है। तो यहाँ शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। अब सिंह अखाड़े में उतरा। अब शेर कोई अखाड़े में तो उतरता है क्या? मुहावरा तो नहीं होता शेर का अखाड़े में उतरना, कोई मुहावरा नहीं होता। लेकिन कारण क्या है? कोई वीर जो योद्धा है और वो अखाड़े में उतरता है, युद्ध करता है, तो अखाड़े में उतरता है तो उसको वीर को क्या कहा गया? यहाँ सिंह कहा गया। तो लक्षणा शब्द शक्ति तो है, लेकिन यहाँ कौन सी लक्षणा है? तो प्रयोजनवती लक्षणा है। आ गया ना समझ में? अब यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा में भी कौन सी है? तो प्रयोजनवती है। अगर मुहावरा होता तो कौन सी होती? वहां रूढ़ि लक्षणा होती। अब देखो आगे अपन प्रयोजनवती लक्षणा के भी अंदर 2 भेद पड़े हैं अपने। कौन कौन से पदे पड़े हैं? एक तो गौणी लक्षणा और एक तो गौणी लक्षणा पड़ा है, दूसरा शुद्ध लक्षणा पड़ा है। एक तो गौणी लक्षणा पड़ा है, एक शुद्ध लक्षणा। इनके अंदर भेद और डीपली पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक तो गौणी लक्षणा। अब गौणी लक्षणा के में सादृश्य या समानता के समांतरम के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध होता है, अर्थात जितने भी रूपक होते हैं ना, एवं इनमें जैसे उपमा के समस्त उदाहरण इसी में ही आएंगे, याद कर लेना। ठीक है, तो रूपक और उपमा अलंकार के सारे उदाहरण किस में आएंगे? सारे के सारे उदाहरण गौणी लक्षणा में आएंगे। याद कर लो, गौणी लक्षणा वहां होती है जहां रूपक और उपमा के सारे उदाहरण आएंगे। जैसे उसके मुख शशि कर से सौंदर्य किरण बरसी, मन मुकुद खिला, हर्षित निश्चल उर की सरसी। अब शशि कर से, मुख शशि कर से, शशि कर का मतलब होता है, शशि का अर्थ चंद्रमा, कर का मतलब संभव बनाने वाला। मुख रूपी चंद्रमा से सौंदर्य किरण बरसी, मन मुकुद खिल गया, मन रूपी मुकुद कुमुद है वो खिल गया। और हर्षित निश्चल उर की सरसी, जो हृदय की जो सरसी का मतलब होता है, वैसे तो तालाब होता है, सरसी का हृदय रूपी तालाब है, वो बड़ा ही निश्चल पवित्र हो गया। तो एक प्रकार का रूपक अलंकार है। तो इसमें शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो शब्द शक्ति हो जाएगी गौणी लक्षणा हो जाएगी इसमें। ठीक है, कौन सी लक्षणा हो जाएगी? तो गौणी लक्षणा। अर्थात रूपक अलंकार के समस्त उदाहरण कौन सी हो जाएगी? तो गौणी लक्षणा के उदाहरण हो जाएंगे। अब अगला है शुद्ध लक्षणा। अगला कौन सा है? तो अगला शुद्ध लक्षणा है अभी। ठीक है, अपने कौन सा पढ़ते हैं? तो शुद्ध लक्षणा पढ़ते हैं। गौणी लक्षणा में तो रूपक अलंकार उपमा अलंकार के समस्त उदाहरण। जैसे इसमें इसकी व्याख्या पढ़ो, देखो यहां मुख और शशिकर के बीच अविद्या का आरोप करते हुए मन और मुकुद के बीच समानता गुण धर्म के आधार पर संबंध स्थापित किया गया है। मन रूपी मुकुद, सॉरी मन रूपी कुमुद और मुख रूपी चंद्रमा, और इसके अलावा देखा जाए तो हृदय रूपी सरसी, सरसी का मतलब तालाब होता है। दूसरा है शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा वहां होती है जहां सादृश्य संबंधों को छोड़कर अन्य प्रकार के संबंध हो, अर्थात समीप्य संबंध, आधाराधेय संबंध, तात्कर्म्य संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, तब वहां शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा का तो याद हो गया, रूपक अलंकार और कौन सा? रूपक अलंकार और कौन सा? उपमा अलंकार। अब जो ये शुद्ध लक्षणा है ना, देखो देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये देखो यशोधरा से संबंधित है। ये जो किससे संबंधित है? यशोधरा से संबंधित है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी। आंचल में दूध अर्थात आंचल में दूध, आंचल में तो बच्चा है, और आंखों में क्या है? तो पानी है, इससे संबंधित है। पानी में घर है, देख लो कौन सा आ गया? तो पानी में घर है, पानी में घर नहीं है बल्कि पानी के
या फिर नदी के किनारे घर है, वही सेम की सेम प्रयोजनवती है। अब शुद्ध लक्षणा के अंदर दो भेद है, एक तो उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा। इसको अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। ये याद कर लेना। इसके अंदर भेद डीप वाइज है, देखो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न देर पूछा जाता है इसके डीप, सीधा सा प्रश्न इसका पूछा जाता है। तो यह लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर और वाच्यार्थ की संगति के कारण अपना मूल या निजी अर्थ न छोड़े। जैसे उदाहरण क्या होते हैं? तो उदाहरण क्या होता है, जैसे पानी में घर है, जैसे घड़े जल भरने जा रहे हैं। घड़े जल भरने नहीं जा रहे, घड़े कोई चल थोड़ी सकते हैं, मानवीकरण अलंकार है इसमें, लेकिन इसमें घड़े जल भरने नहीं जा रहे, बल्कि कोई औरतें या फिर कोई मनुष्य है, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो जल भरने के लिए जा रहे हैं। तो लक्षण आ रहा है। जैसे घड़े अचेतन है, वे जल भरने क्या जाएंगे, तो घड़े का अर्थ यहाँ लक्षण के आधार पर घड़े वालों से लिया गया है। सारा घर तमाशा देखने आया है। अब घर कोई तमाशा देखने थोड़ी आता है, घर के लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं। जैसे बिल्ली से दूध बचाना, बिल्ली से दूध बचा लेना। अब बिल्ली से दूध बचाने से तात्पर्य है जो चोर है उसे घर बचा लेना, या फिर कोई और भी काम, जो रक्षक है वो भी क्या है, भक्षक बन रहा है यहाँ। तो वो वाली बात है, जो रक्षक कोई क्या बनाया गया, भक्षक बनाया गया था। जो जिसको भक्षण करता है, जिसका भक्षण करता है, उसी को रक्षा के लिए बता दिया गया। तो बिल्ली से दूध बचाना, तो इसका अन्य अर्थ भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे उपादान लक्षणा के बाद में दूसरी पड़ी है वो लक्षण लक्षणा पड़ी है। जैसे उपादान लक्षणा के बाद में दूसरी है लक्षण लक्षणा। अब लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था कहा जाता है, उसको अजहत स्वार्था कहा जाता था। लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां मुख्यार्थ की संगति के लिए लक्षित किए जाने पर वाच्य अपना मूल अर्थ पूर्णतः छोड़ देता है। मूल अर्थ आता ही नहीं, अन्य अर्थ ही आता है। गंगावासी आ रहे हैं, मुख्य अर्थ तो आ ही नहीं रहा। अब गंगा में वास करने वाले आ रहे हैं। अब गंगा में वास करने कैसे आ सकते हैं? गंगावासी आ रहे हैं। गंगावासी मतलब गंगा के किनारे वाले लोग रहे। हम जानते हैं कि गंगा में किसी का वास संभव नहीं है, लेकिन यहाँ गंगावासी का अर्थ क्या है? तटवासी, किनारे वाले। मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया है, रस है यदि तो वह तेरे चरणों की ही जूठन है। चरणों की ही क्या है? तो जूठन है। अब देखो यहाँ अर्थ क्या आ रहा है, यहाँ विष रस चरणों की जूठन का मुख्य अर्थ है चरणों की बची खुची वस्तु, चरणों की धूल, बची खुची वस्तु। तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? तो वो सारी की सारी मुख्य अर्थ न होकर लक्षण रूप में अर्थ आएगी। तो क्या कहना, आप तो पूरे पंडित है। अब आप पूरे पंडित है मतलब आप पूरे विद्वान है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे व्याख्या देखो, तो यहाँ पूरा पंडित मूर्ख को कहना वाच्यार्थ का तिरस्कार है, लेकिन वैपरीत्य अर्थात उल्टा अर्थ है। अब देखो अगली शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति, अंतिम। पहले अपने पढ़ी है अभिधा शब्द शक्ति, 2 नंबर पे पढ़ी है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? रूढ़ा लक्षण, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा को वहीं छोड़ दिया। प्रयोजनवती लक्षणा के शुद्ध लक्षणा और गौणी लक्षणा, गौणी लक्षणा के भेद और पढ़ लिए। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के अंदर भेद है, साध्यावस्था और सारोपा लक्षणा। तो वो अंदर भेद है, वो अंदर भेद अपने इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। अंतिम है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। जैसे मैंने शुद्ध लक्षणा की, सॉरी गौणी लक्षणा की ट्रिक बताई है, जैसे मैंने आपको रूढ़ा लक्षणा की बताई है। जैसे बताया ना, रूढ़ा लक्षणा वहां होती है जहां मुहावरे होते हैं, वैसे इनकी शब्द व्यंजना शब्द शक्ति की थोड़ी ट्रिक भी बता दूंगा। तो इसको प्रकाशन शक्ति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रकाशन शक्ति भी कहा जाता है। इसको प्रकाशन शक्ति भी कहा जाता है। जब किसी शब्द के अभिप्रेरित अर्थ का बोध न हो, न मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ में व्यंग्यार्थ से हो, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब किसी शब्द या वाक्य का अलग अलग श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ लिया जाए। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात पकड़ में आ गई। अलग अलग श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ लिया जाए या ग्रहण किया जाए, तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ में बोध हो, अन्य अर्थ लिया जाए, अन्य अर्थ में कोई तीसरा अर्थ लिया जाए। मुख्य अर्थ में भी बोध हो, लक्षण में भी बोध हो, तीसरा अर्थ लिया जाए ना, तब वहां अब देखो नए मुख्यार्थ से और नए लक्ष्यार्थ से। क्यों? मुख्यार्थ से होता अभिधा शब्द शक्ति होती, लक्ष्यार्थ से होता लक्षणा शब्द शक्ति होती, दोनों से अर्थ नहीं लिया जाता। अब जैसे देखो पुजारी ने कहा संध्या हो गई। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालते हैं ना, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो कौन सी शब्द शक्ति? तो अब वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, याद कर लेना। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा 4 बज गए। अब प्रधानाध्यापक ने 4 बज गए, तो बच्चे अलग अर्थ निकालेंगे, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है वो अलग अर्थ निकालेंगे,
जो अध्यापक है वो अलग अर्थ निकालेंगे, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अलग अर्थ निकालेंगे। तो अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो वो अलग अलग अर्थ निकालने के कारण अभी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर भेद कितने होते हैं? तो अंदर भेद दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना और एक कौन सी? आर्थी व्यंजना। अब याद कर लो, ये जो शाब्दी व्यंजना वही है जो जिसमें अलंकार कौन सा होता है? जिसमें श्लेष अलंकार होता है, याद कर लेना। शाब्दी व्यंजना जहां होगी, जहां कौन सा अलंकार होगा? जहां श्लेष अलंकार होगा। जहां श्लेष अलंकार होगा वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो वहां वहां शाब्दी व्यंजना होगी। स से श्लेष, स से शाब्दी व्यंजना, ऐसे भी अर्थ हो सकता है। शाब्दी व्यंजना वहां होती है जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर व्यंजना का वैभव समाप्त हो जाएगा। यही परिभाषा किसकी होती है? यही परिभाषा श्लेष अलंकार की होती है भाई। यही परिभाषा तो शब्द अलंकार की होती है। शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो अर्थ समाप्त हो जाता है, वो शब्द अलंकार होते हैं। शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर शब्द का प्रभाव नष्ट नहीं होता, वो अर्थ अलंकार होते हैं। तो यहाँ शाब्दी व्यंजना में लगभग श्लेष अलंकार ही होते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, कोगटिए वृषभ भानुजा, वे हलधर के वीर। याद करो, इसमें अलंकार कौन सा आ रहा है? श्लेष अलंकार आ रहा है। श्लेष में भी कौन सा आ रहा है? सैभंग श्लेष आ रहा है, श्लेष अलंकार है। शब्द शक्ति कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है। याद हो रहा है ना? बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? श्लेष अलंकार, शब्द शक्ति कौन सी? शाब्दी व्यंजना है। मेरे अलंकार के वीडियो बनाए हुए उसमें श्लेष अलंकार के उदाहरण पढ़ लेना। अगर श्लेष अलंकार का उदाहरण पढ़ रहे हो तो वो सारे के सारे उदाहरण कौन सी शब्द शक्ति के हैं? तो वो सारे के सारे कौन सी शब्द शक्ति के हैं? वो सारे के सारे शाब्दी व्यंजना के हैं। अगर कहीं रूपक अलंकार और उपमा अलंकार करवा रहा हूं मैं तो वो कौन सी शब्द शक्ति के उदाहरण है? तो वो गौणी लक्षणा के उदाहरण है, याद कर लेना। और जो यमक अलंकार करवा रहा हूं वो कौन सी शब्द शक्ति के उदाहरण है? वो अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है भाई। जैसे देखो, अब इसमें वृषभ अनुजा के दो अर्थ आ रहे हैं। एक तो वृषभ, वृषभ की अनुजा मतलब बैल की बहन गाय, और एक वृषभानु की जा मतलब पुत्री राधा। तो वृषभानुजा के दो अर्थ आ रहे हैं। हलधर के वीर, हलधर के भाई कौन थे? हलधर का मतलब होता है बलराम। अब बलराम के भाई कौन थे? श्री कृष्ण थे। और दूसरा हलधर का मतलब होता है किसान, और किसान के मित्र कौन होते हैं? भाई कौन होते हैं? तो बैल होते हैं। देखो, हलधर का एक अर्थ किसान भी होता है, हलधर का एक अर्थ बलराम भी होता है। तो इनके वीर मतलब भाई, एक तो श्री कृष्ण और एक कौन से? तो बैल है। तो कौन कौन सी जोड़ी बनी रहे? एक तो राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे और एक है गाय बैल की जोड़ी बनी रहे। कवि कह रहा है कि एक तो राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे, एक गाय बैल की जोड़ी बनी रहे। सैभंग श्लेष अलंकार है और सैभंग श्लेष अलंकार है, तो शब्द शक्ति कौन सी होगी? शाब्दी व्यंजना होगी, याद कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में व्यंजना हो रही है। अगर इनके स्थान पर जैसे वृषभानु सुथा है या फिर बलराम के वीर रख दिया जाता, वृषभानु सुता रख दिया जाता तो सिर्फ राधा ही अर्थ आता, गाय बैल वाला अर्थ नहीं आता। बलराम के वीर रख देते तो श्री कृष्ण ही अर्थ आता, किसान अर्थ नहीं आता, बैल अर्थ नहीं आता। तो इन शब्दों का केवल एक अर्थ ही निकलता। तो यहां शब्द शक्ति कौन सी हो रही है? शाब्दी व्यंजना। तब वहां शाब्दी व्यंजना नहीं होती अगर इसका पर्यायवाची की जगह दूसरा पर्यायवाची, जैसे वृषभानु की जा की जगह अगर वृषभानु सुता रख देते, हलधर के वीर की जगह बलराम के वीर रख देते, तब शाब्दी व्यंजना नहीं होती, ठीक है ना। अर्थात श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण है वो सारे शाब्दी व्यंजना के होते हैं। देखो, शाब्दी व्यंजना केवल अनेकार्थी शब्दों में भी होती है, ये भी याद कर लेना। ये अपने स्कूल व्याख्याता में लगते हैं। अनेकार्थी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकार्थी शब्द मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है अनेकार्थी शब्द पे, ठीक है। तो शाब्दी व्यंजना के भी दो उपभेद होते हैं, एक तो अभिधा शाब्दी व्यंजना, एक लक्षणा शाब्दी व्यंजना। अभिधा सीधा सा अर्थ आ जाए शाब्दी व्यंजना में, श्लेष अलंकार में, और लक्षण लक्षणा में बहुत डीप अर्थ आ जाए तब वो लक्षणा शाब्दी व्यंजना होता है। अपने पढ़ लेते हैं। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना अर्थात अभिधा शाब्दी व्यंजना वहां होता है, अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना वहां होती है जहां अनेकार्थ शब्दों के अर्थ का संयोग द्वारा निश्चय हो जाने पर व्यंजित अर्थ आता हो। अर्थात अभिधा शब्द शक्ति द्वारा एक अर्थ निश्चित हो जाने पर अन्य अर्थ का ज्ञान हो। एक अर्थ तो आना चाहिए तब दूसरा अर्थ है ना, तब वहां अभिधा, और सीधा सा कोई तीसरा ही अर्थ है तब वहां लक्षणा शाब्दी व्यंजना होता है। यहां तक भी प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछे नहीं गए, यहां तक भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कैसे पूछे जाते हैं। वह राजा भद्र आत्मा है, जैसे पहली कौन सी है? तो पहला अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे वह राजा भद्र आत्मा है, भद्रात्मा है। अब भद्र आत्मा से तात्पर्य है कि अच्छा है, पहला अर्थ तो आ रहा है, फिर उसके बाद में राजा से अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे उसने सिलीमुखों का संग्रह किया। अब सिलीमुख क्या होते हैं भाई? सिलीमुख तो होते हैं या तो भ्रमर होते हैं और या फिर क्या होते हैं? बाण होते हैं। सिलीमुख का अर्थ क्या होता है? भ्रमर या फिर बाण। अब सिलीमुखों का संग्रह कर लिया, बाणों का संग्रह कर लिया,
दान से उसका कर शोभित है, कर का मतलब हाथ, दान से उसका कर शोभित है। भार्गवार्जुन ने भार्गवार्जुन में संग्राम हुआ। अब भार्गव और अर्जुन मतलब परशुराम प्लस में सहस्त्रबाहु और भार्गव और प्लस में अर्जुन से तात्पर्य है इसका। जैसे सेंधव लाओ, अब सेंधव का एक अर्थ तो क्या रहा है, क्या लाओ, नमक लाओ। एक सेंधव का मतलब क्या होता है, घोड़ा लाओ। दो अर्थ आ रहे ना। भार्गव और अर्जुन में संग्राम हुआ, ठीक है। एक तो भार्गव और अर्जुन में संग्राम हुआ भृगु भृगु में, और एक है परशुराम और सहस्त्रबाहु में संग्राम हुआ। तो इसके दो अर्थ आ रहे हैं ना, ये वाले दो अर्थ आ रहे हैं। तो इसके कारण इसमें सब कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगा, तो इसमें अभिधा शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। जैसे सेंधव लाओ तो सेंधव के दो अर्थ है, एक घोड़ा होता है, एक को क्या होता है, तो नमक होता है। अब अपने जो शाब्दी व्यंजना का जो दूसरा पार्ट है, एक तो अपने अभिधा शाब्दी व्यंजना पढ़ लिया, अब अपने जो दूसरा पार्ट है वो है लक्षणा शाब्दी व्यंजना। इससे भी प्रश्न पूछा गया, जिसको लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना भी कहा जाता है। यह शब्द शक्ति वहां होती है जहां, यह शब्द शक्ति वहां होती है जहां, यह शब्द शक्ति वहां होती है जहां शब्दों पर आधारित व्यंजना पर प्रकाश के लिए लक्षणा की शरण ली जाती है। लक्षणा का अर्थ लिया जाएगा वहां, तो सीधे सीधे अर्थ आ रहा था, यहां लक्षणा की शरण ली जाएगी, अर्थात जहां पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शब्द शक्ति से अन्य अर्थ निकलता हो, परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति, और वो भी शाब्दी व्यंजना, लक्षणा शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे गंगा जी में अहीरों की बस्ती है, अब एक तो गंगा जी में आ गया और दूसरा अहीरों की बस्ती है। अहीरों की बस्ती है मतलब दूसरा अर्थ हो रहा है, तीसरा अर्थ हो रहा है। तो गंगा जी में बस्ती है तब तो आ जाता लक्षणा शब्द शक्ति। गंगा जी में अहीरों की बस्ती है, अब गंगा जी में अहीरों की बस्ती है तो कौन सा तात्पर्य आ रहा है, अहीर का मतलब दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा यहाँ यादव, तो अहीर का मतलब यादव लेना पड़ेगा, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और लक्षणा में भी कौन सी हो जाएगी, तो लक्षणा में भी लक्षणा शाब्दी व्यंजना हो जाएगी भी। देखो आगे वाला इसका व्याख्या देखो, यह अभिधा तो सहायता नहीं करती परंतु लक्षणा इस हेतु आती है, और इसका अर्थ है गंगा के किनारे पर अहीरों की बस्ती है, लेकिन यहाँ एक और अर्थ आ रहा है, यहाँ का वातावरण पवित्र है, शीतल है। एक इसका अर्थ आ रहा है कि उसकी पवित्रता सुखदायी है। गंगा जी में अहीरों की बस्ती कितना एक प्रकार से सुख देने वाला शब्द है कि गंगा जी में अहीरों की बस्ती है, मतलब अहीर कितने शुद्ध होंगे, कितने पवित्र होंगे, कितने साफ सुथरे होंगे, कितने सुखी होंगे, कितने शीतल होंगे। तो दूसरा अर्थ भी आ रहा है, सीधा आ जाता गंगा जी में बस्ती है तब तो क्या हो जाएगा, तब तो वहां लक्षणा शक्ति होती है ना, तो जो क्या होती प्रयोजनवती लक्षणा होती, लेकिन यहाँ शाब्दी लक्षणा। आगे देखो, आगे क्या है कि फली सकल मन कामना लूट्यो अनगिनत चैन आजु अचे हरि रूप सखी भये प्रफुल्लित नैन, भये प्रफुल्लित नैन, यहां लक्षणा शब्द शक्ति है। फली सकल मन कामना लूट्यो अनगिनत चैन, फली सकल मतलब फलीभूत हुई, और आजू अचे हरि रूप सखी, अचे मतलब अंशित किया अर्थात देखा, रूप सखी भय प्रफुल्लित लेन, नैन अर्थात नैन है वो बड़े ही प्रफुल्लित हो गए। वैसे प्रफुल्लित शब्द शुद्ध नहीं होता, याद रख लेना, प्रफुल्ल शब्द शुद्ध होता है। ये जो प्रफुल्लित शब्द है, ये प्रफुल्लित शब्द शुद्ध होता है भाई। ये जो सर एक गिलास जो जूस का है, ठंडे ठंडे जूस का गिलास मेरे को ही दे दो पीने के लिए, कौन सा है मेरे लिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में पी लूंगा। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि फली सकल इसमें अंडरलाइन किया हुआ है ना, लूटियो फली और अचे शब्द है, इन शब्द में क्या आ जाएगा, तो इसमें लक्षणा शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। पूरे वाक्य का व्यंग्यार्थ हुआ है कि दर्शन से बड़ा आनंद मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दर्शन से बड़ा क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया, मतलब मन ने आनंदित हो गया। अब देखो एक नंबर पे तो पड़ा है शाब्दी व्यंजना, दो नंबर पे पड़ा है आर्थी व्यंजना। ये इससे भी ज्यादा डीप है थोड़ी सी, हालांकि सरल है, ये इससे ज्यादा डीप है लेकिन सरल है। अब देखो यहां शाब्दी व्यंजना के विपरीत है, ये शाब्दी व्यंजना के विपरीत है। देखो गिलास, छोटा सा गिलास दिया है सामने, छोटा सा गिलास है ना, बड़ा छोटा सा गिलास है, जल्दी से पी लूंगा मैं। हाँ यह शाब्दी व्यंजना के विपरीत है, इसका संबंध शब्द के स्थान पर अर्थ से है, अर्थात व्यंजना किसी शब्द में न होकर अर्थ पर आधारित होती है, उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द पर आधारित होते हैं उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। तो पर्यायवाची रख देने पर भी वह अर्थ सुरक्षित रहता है, वही अर्थ अलंकार वाली बात।
यहां आरती व्यंजना होती है। जैसे देखो रजनीगंधा खिल गई, नील कमल ने मुख बंद कर दिया, सागर कूल मीन तड़पत है, सागर कूल मतलब किनारे, मीन तड़पत है, उलसी होत जलपीन, प्रसन्न होती है वो जल पी के, और किनारे किनारे वो जो मछली है वो तड़पती है। तो इसकी व्याख्या क्या है कि इस वाक्य को कहने वाली गोपियां हैं कि सागर कूल मीन तड़पत है, सागर के किनारे जो मछलियां हैं वो तड़पती है, उलसी होत जलपीन जो प्रसन्न होकर के आएगी जल पीती है। अब ये गोपियां हैं, ये क्या कहती है कि तब इसका अर्थ निकलता है कि हम श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी मछली के समान तड़प रही है। कृष्ण के दर्शन से हमें वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसे मछली को क्या होता है, तो पानी में जाने से होता है। अलग अर्थ आ रहा है तो कौन सी व्यंजना है, तो आर्थी व्यंजना है। सीधा सा अर्थ आता कौन सी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना होता है। शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद कौन कौन से होते हैं, अभिधा शाब्दी व्यंजना, लक्षणा शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना है। अब रजनीगंधा खिल गया ना, अब रजनीगंधा खिल गया का मतलब है कि रजनीगंधा खिल गया मतलब रात हो गई, नील कमल ने मुख बंद कर दिया। नीला जो कमल है वो मुख बंद कब करता है, जब संध्या होती है। कब मुख बंद करता है, जब संध्या होती है। नील कमल ने मुख खोल लिया मतलब सूरज उग गया, नील कमल ने मुख बंद कर दिया मतलब है संध्या हो गई। ठीक है ना, तो अलग अलग व्यक्ति इसके अलग अलग अर्थ निकालेंगे, तब वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी, तो आर्थी व्यंजना होगी। ठीक है, ये आपके व्यंजना शब्द शक्ति है और ये आपके शब्द शक्ति है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, मैं यह टेलीग्राम चैनल का लिंक लिख देता हूं। टेलीग्राम चैनल है ना, इसका लिंक है हिंदी विद संदीप सुड्डा। ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ मैंने पढ़ाई है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के और साथ साथ में भी पढ़ सकते हो, ताकि आपके आने के वाले पेपर में प्रश्न है सीधा सीधा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब जो प्रश्न है ना वो शब्द शक्ति से संबंधित आपका गलत नहीं होगा। पूरी संभावना है कि प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाएगा। इस ये जो करवाया ना मैंने, इससे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी प्रकार की और समस्या हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के जवाब के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। बाकी के टॉपिक के लिए अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।